हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, बाकी नहीं। जैसे हीट एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी है, ये सब नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट थिंग्स जो नोट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, while total energy is sum of kinetic plus potential plus heat energy plus chemical energy plus all type of other energies। ठीक है, तो हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की। सपोज करो एक सिस्टम है या एक पार्टिकल है, उस पर वर्क की तरफ लिखना है। मैं क्या लिखूँगा? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग रियल फोर्स का वर्ड लिखा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसमें एक एजम्पशन यूज करूँ कि अच्छा, एक और चीज़, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन किस बराबर होता है? हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो बनेगा माइनस डेल्टा यू प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहाँ से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन क्या आएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। और डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और डेल्टा के क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अच्छा, ये देखिएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस वन इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो तो बनेगा यू आई प्लस के आई। यू आई इज व्हाट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और के आई इज व्हाट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दोनों का सम क्या बनेगा? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई आई। इसका मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। दिस वन इज डेल्टा ई, डेल्टा ई। इसका मतलब कि किसी भी सिस्टम पे अगर हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन लिखना है तो हम लोग चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? सिस्टम की चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई आपसे कहेगा कि वर्डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताइए, तो मेरे दिमाग में एक तो सीधे उस फोर्स से निकाल के वर्डन निकाल लो, आ जाएगा। और दूसरा क्या है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अब इसका एक केस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज वर्डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन 0 है। तो अगर मैं यहाँ 0 प्लेस कर दूँ तो क्या आएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो इसको इधर भेजिए, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, एंड दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, और ये तभी यूज होगा व्हेन वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन 0 है तो आप इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि तभी जाके एनर्जी कंजर्व होगी, अदरवाइज कंजर्व नहीं होगी। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन 0 नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो बता रहा था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे के सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। जरूर नहीं कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ही, बट ये यूँ ही इस पर भी बेसिक हम क्वेश्चन करते हैं। मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन 0 है। दिस मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे फिलहाल। ठीक है, और इनिशियल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। फाइनल का मतलब फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल का सम। बस ध्यान रखें। चलिए, इससे बेस करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले एक और बात अलग से नोट कर लेंगे, वो ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है।
कैंडिडेट घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। ठीक है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में के केस में इसको लिखो अलग से स्टेटमेंट की तरफ से। इफ ऑन अ पार्टिकल और सिस्टम देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, देन if potentiality of system decreases, cantilever system increases and vice versa. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो h हाइट पे है, सारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, म्यू 0 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ रेस्ट से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, जितना नीचे आएगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, फिर ऐसे आएगा तो यहाँ पे स्पीड घटेगी, फिर इधर चला जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड स्पीड एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका है कि वर्क करती थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल पे जो फोर्स काम करेगा, एक तो mg काम करेगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। n का वर्डन 0 आएगा और mg एक कंजर्वेटिव फोर्स, तो n का वर्डन 0 आएगा और mg कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस मीन्स इस सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। यही अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, मान लिया इस लाइन को, दिस इज रिफरेंस लाइन। रिफरेंस लाइन का मतलब है कि इस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी लाइन के या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है। इसका मतलब कि रिस्पेक्ट में आता है, तो जो रिस्पेक्ट वाला बोल रहे हैं उसको रिफरेंस की तरफ से खींचना पड़ेगा कि ये रिफरेंस लाइन है या ये रिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑलवेज टू राइट पोटेंशियल एनर्जी we have to assume reference line or reference point at which potential energy is 0. तो मैंने यहाँ का रेफरेंस लाइन बना दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये ए पे निकालना, मान लीजिए ए पे, तो ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे कैंडिडेट एनर्जी क्या है, 0, पार्टिकल रेस्ट में था। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी, नीचे है तो माइनस। क्या लिखेंगे, mg इंटू h, तो कैंटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पाएगा तो इसकी कैंटिक एनर्जी हाफ m va का स्क्वायर कैंटिक एनर्जी, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि ये बेसिकली इसी रिफरेंस लाइन पर आ गया ना, तो h 0 हो गया, तो ये इसको टच किया हुआ ऐसे, तो h 0 आ गया, mgh 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। इससे va की जो वैल्यू सॉल्व हो गई, दिस इज √2g इंटू h आ गया, दिस इज आंसर। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, बी के लिए इसी को इनिशियल, अब इसको फाइनल मान लीजिए, इसको फाइनल, तो कैंडिडेट 0 यहाँ की। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल बॉटम, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू, जब पार्टिकल यहाँ पाएगा तो कैंडिडेट एनर्जी हाफ m vv का स्क्वायर, कैंडिडेट यहाँ होगी हाफ m vv स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू h/2 लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 कटा इधर भेजिए, तो इससे vv का स्क्वायर बनेगा आपका ट्वाइस, यहाँ पे हम तो ट्वाइस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो gh बनेगा, तो बनेगा v की वैल्यू √gh, एंड दिस इज आंसर। और देख रहे हैं कि स्पीड इससे कम है, और कम होना ही चाहिए था, क्योंकि हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हाइट पर होगी स्पीड उतनी कम रहेगी, जितना नीचे आओगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी। गॉट इट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी स्ट्रिंग ऑब्लिक रॉड ऑब्लिक चैन। तो जो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी क्या है उसकी पोटेंशियल से लिखना, ठीक है। तो देखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है आप अलग से याद रखेंगे, m टोटल g इंटू एच सी एम, सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास में आपको अलग से पढ़ा जाएगा। अभी भी ध्यान रखेंगे एच सी एम, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए वेयर m इज टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एच सी एम इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म के केस में
यूनिफॉर्म रिस्ट्रिंग रॉड और चेन के केस में सेंटर ऑफ मास उसके एग्जैक्ट बीच में आता है, एग्जैक्ट बीच में आता है। एक और बात, आप चाहो तो जो यू नेट आएगा, नेट पोटेंशियल जी, उस सिग्मा समेशन ऑफ एम जी एच सी एम कर सकते हो। अगर बहुत सारे रॉड हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग हैं, ठीक है, तो हर स्ट्रिंग का अलग अलग पोटेंशियल लिखो, अलग अलग आंसर दे देगा और सबको जोड़ दो, आपको मिल जाएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसका मास m, लेंथ l है, ये रिफरेंस लाइन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए क्या लिखेंगे, इसकी पोटेंशियल लिखेंगे एम जी, और रॉड का लेंथ l है ना, स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा, बीच में, सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में। तो ये दूरी क्या होगी? दिस वन इज l/2, तो एम जी इंटू l/2, और सेंटर चूंकि रिफरेंस के ऊपर है इसीलिए पॉजिटिव पोटेंशियल लिखा है, एम जी इंटू एच सी एम। एच सी एम क्या है? रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास की हाइट है, ऊपर है तो प्लस, नीचे तो माइनस। यहाँ देखिए, अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक और ये स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा स्ट्रेट थोड़ी होता है। इसका मतलब इस केस में इसकी पोटेंशियल आपको अलग लिखनी होगी और इसकी पोटेंशियल आपको अलग लिखनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। एकदम सीधा स्ट्रेट पार्ट का फॉर्मूला, स्ट्रेट पार्ट का एम जी एच सी एम। ठीक है, तभी तो सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ मास में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यू बराबर इतने पार्ट की पोटेंशियल लिखेंगे आप क्या? एम जी, अच्छा इतने पार्ट का मास रहेगा, अगर टोटल मास m है तो इतने पार्ट का मास क्या बनेगा? 3m/4 बनेगा, और l/4 है, इतने पार्ट का मास क्या बनेगा? m/4। तो आप क्या लिखेंगे? 2 पोटेंशियल u1 प्लस u2, तो u1 किस बराबर आएगा? इतने पार्ट का मास 3m/4 g, और इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास तो यही है, और ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन पे ही है, तो पोटेंशियल 0 लिखेंगे। u2 मतलब इसकी पोटेंशियल, इसका मास क्या है? m/4 m, और g किधर है? नीचे, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा g, और h लिखेंगे h अब की बार। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, l/4, तो क्या बनेगा? l/8, और चूंकि रेफरेंस के नीचे है इसलिए माइनस l/8, तो दिस वन 0 बन गया, और यहाँ से क्या आ गया? माइनस mg l/32, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ minus mg l/32, and this is potential या this whole system। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, इसमें एक चेन है जिसका मास m, लेंथ l है, और फ्रिक्शन लेस इस पूरे सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। फाइंड स्पीड ऑफ चेन व्हेन l/4 लेंथ इज फॉल ऑफ। तो कैसे? अगर फ्रिक्शन लेस है, अब आपने हल्का से ऐसे प्रेस करके छोड़ दिया, और हल्का से मास यहाँ पे आएगा ना, तो चूंकि फ्रिक्शन लेस है तो उसका थोड़ा सा मास होगा, तो इस पार्ट को नीचे को खींचेगा, जब नीचे खींचेगा तो पूरा पार्ट ऐसे नीचे को गिरेगा, जब नीचे को गिरेगा तो स्पीड इसकी बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन लेस नहीं होता, फ्रिक्शन होता, तो आपको एक सर्टेन दूरी देनी पड़ती, उसके बाद जाके उसका वेट जब फ्रिक्शन से ज़्यादा आता तब जाकर स्लाइड करना शुरू करता। अभी तो फ्रिक्शन लेस है, हल्का सा ही पार्ट नीचे को आया, सर जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपका इनिशियल कंडीशन है, तो इसको मैंने रेफरेंस लाइन बना लिया, रेफरेंस लाइन ऐसे, और फिर इसी को मैंने ऐसे लिखाया, और चेन l/4 पार्ट नीचे आया, तो l/4 पार्ट नीचे आ गया, तो कितना मास होगा ये? m/4, और इसका मास 3m/4, और कितना लेंथ बचा होगा ऊपर? 3l/4। अब देखो इस कैटेगरी स्पीड तो सबके पास होगी, जब ये सरक रहा होगा तो स्पीड तो इसके पास भी होगी और इसके पास भी होगी, लेकिन सबका स्पीड एग्जैक्टली सेम होगा। एक चैन है ना, अगर चैन ऐसे भाग रहा है तो हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी, अगर ऐसे भाग रहा है तभी भी हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी। तो ऐसा थोड़ी कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसकी कम होगी तो चैन करेगा ना, कर जाए। लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे रेस्ट में था तो कैटेगरी 0 प्लस पोटेंशियल, क्योंकि रेफरेंस यही है और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, तो पोटेंशियल 0, mg h 0 इस इंस्टेंट टाइम। कैटेगरी क्या लिखोगे? हाफ टोटल मास, भाई सबके पास वेलोसिटी है, हर पॉइंट के पास वेलोसिटी है,
तो टोटल मास m है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक लिखने के लिए आप चाहते हैं तो इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, दोनों को जोड़ दो, इतना ही आ जाएगा। अब इस स्टैंड की पोजीशन थी, तो रेफरेंस लाइन तो यही है, रेफरेंस लाइन बार बार मत चेंज कर देना, अगर ये है तो यहाँ पे भी यही मानना। इतने पार्ट की पोजीशन क्या आएगी 0, क्योंकि इसका सेंटर मास यहाँ पे, प्लस इतने पार्ट की पोजीशन बनेगी m कितना m/4 m g, और l/4 है तो सेंटर ऑफ मास l/8 दूरी होगा, l/8। तो चूंकि नीचे को है सेंटर ऑफ मास तो बनेगा -l/8। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब सिंपलीफाई करिए इसको, तो यहाँ से m से m कटेगा, 4 है ना, तो 2 से 2 8 16, ये बनेगा GL/16 इक्वल्स टू v स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे तो v बराबर √GL/16। हेलो फ्रेंड, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्टिकल रिंग है, ये वर्टिकल रिंग है, ध्यान रखना वर्टिकल, ये पूरा वर्टिकल प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन में इस रिंग का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे एक रिंग है जिसका मास स्मॉल m है, वो इस वर्टिकल रिंग पे ऐसे है, उससे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है, और इस पूरे वर्टिकल रिंग का सेंटर a है और रेडियस 4r के बराबर है। लेकिन ये जो रिंग का दूसरा एंड है वो इसके सेंटर के 3r दूरी नीचे इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, मतलब ये पॉइंट पे ये स्प्रिंग ऐसे बन के इसके साथ फिक्स्ड है। अब कह रहा है कि जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, जब ऐसे भागना शुरू करता है, स्लाइटली डिस्प्लेस या बहुत ही कम स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं ताकि रफली काइनेटिक 0 हो, तो जब ये ऐसे भागते हुए यहाँ पे आएगा पॉइंट ए पे, जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल है, दिस इज 90 डिग्री, एकदम हॉरिजॉन्टल है। एक पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट ए, जब पॉइंट ए पे आएगा तो इसकी स्पीड बताइए। मतलब ये ऐसे भागते हुए जब स्प्रिंग यहाँ पे आएगी, ऐसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड पता करनी है। कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन दोबारा हमें लगाना पड़ेगा। इसी लाइन को रिफरेंस मान लीजिए, इसी लाइन को रिफरेंस। अच्छा, रिफरेंस किसको माने, इसको माने कि इसको माने, ये तुम्हारी मर्जी है। किसी भी लाइन को रिफरेंस मानोगे आंसर सेम आएगा। बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो इनिशियल पोजीशन को रिफरेंस मानते हैं या तो फाइनल पोजीशन को मान लेते हैं। कैलकुलेशन हमेशा इजी आता है। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में है तो पार्टिकल नीचे को आ रहा है, जब पार्टिकल नीचे को आ रहा है तो एच में भी चेंज होगी, इसकी वजह से mgh वाला भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एंड दूसरा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वाली भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि रेस्ट से रिलीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की mgh mg, और इस रिफरेंस के वो कितना ऊपर है, देखो ये दूरी 4r है तो रेडियस 4r है, मतलब इसके सेंटर के 4r दूरी ऊपर होगा, mg इंटू 4r, ये पोटेंशियल जी mgh वाली होगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो स्प्रिंग है ना तो स्प्रिंग की भी एनर्जी लिखनी पड़ेगी। हाइट है तो mgh वाला भी लिखना पड़ेगा। तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स का स्क्वायर, x इज इलॉन्गेशन। अच्छा ये बताओ, ये दूरी 3r है, स्प्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, मान लो ये लाइन बहुत ही कम है, तो अगर ये 3r है और ये 4r है तो टोटल दूरी क्या होगी 7r होगी, 7r, और नेचुरल लाइन 3r है। क्वेश्चन दिया गया है कि स्प्रिंग का नेचुरल लाइन 3r है, तो ये दूरी टोटल हो गया 7r और नेचुरल लाइन 3r, तो इलॉन्गेशन कितना हुआ 7 - 3 मतलब 4r, तो हाफ k इंटू 4r का स्क्वायर। ये लिखे आपने स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड भी हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m इंटू v स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, mgh 0, क्यों, क्योंकि पार्टिकल इसी रेफरेंस लाइन पे है तो mgh की वैल्यू 0 आएगी, प्लस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, इलॉन्गेशन की बात करेंगे। अच्छा ये 3r है और ये अगर सेंटर था तो ये दूरी क्या होगी 4r होगी, ये 4r होगी, तो ये 3r ये 4r, तो ये दूरी क्या होगी 5r। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5r हो गया, स्प्रिंग का लेंथ 5r है, नेचुरल लेंथ 2r है, तो इलॉन्गेशन क्या 3r है, तो नेचुरल लेंथ क्या होगा, नेचुरल करो इलॉन्गेशन क्या होगा 2r। देखो ये दूरी 5r हुआ, नेचुरल लेंथ 3r, तो इलॉन्गेशन इसमें से घटा दो 2r,
अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, v की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू उठा के आप प्लेस कर देना, mg/r सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन क्या है कि इसका मास m है, स्प्रिंग से लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये जो फिक्स एंड है इसका, अच्छा ये भी रॉड है, ये रॉड फ्रिक्शन लेस है, तो और ये लेंथ r के बराबर है, और स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है ये क्वेश्चन में मेंशन है कि r के बराबर है, तो नेचुरल लेंथ r के बराबर है स्प्रिंग का, इसका मतलब इस पोजीशन पे स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो वो इस पार्टिकल को इधर खींचेगा, तो जब इसको रेस्ट से रिलीज करोगे तो ऐसे भागते भागते यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, तो सिमेट्री से पता है जितना इधर लेंथ है उतना इधर भी जाएगा, तो इसका मोशन ऐसे होगा, ऐसे मोशन करेगा, और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर होगी, क्योंकि जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा तब तक स्प्रिंग इसको ऐसे खींचता रहेगा, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि स्पीड को बढ़ाते जाएगा यहाँ तक, लेकिन जब वो इधर जाएगा तो इसकी स्पीड घटेगी, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग उल्टा खींचेगा, उसका कंपोनेंट इधर आएगा जो कि स्पीड को घटाएगी, फिर जीरो कर देगी, और फिर उसको वापस खींच के, तो मोशन ऐसे करता रहेगा। कह रहा है इफ m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड इट स्पीड व्हेन स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, मतलब अगर इसको रेस्ट से छोड़ रहे हो तो इस पार्टिकल की स्पीड बताइए जब ये पार्टिकल स्प्रिंग वर्टिकल होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, इसी को रिफरेंस लाइन मान लीजिए, रिफरेंस लाइन कैंडिडेट जीरो, रेस्ट से रिलीज हो रहा, mgs पोटेंशियल जीरो, mgs पोटेंशियल इसलिए जीरो है क्योंकि आपने इस लाइन को रिफरेंस माना है और पार्टिकल यहीं पे, तो mgs की पोटेंशियल जीरो। स्प्रिंग की एनर्जी हाफ k इंटू एक्स इज इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा ये r है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपने मन से l मान लूँ, तो इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूँ, साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू साइन 53 इक्वल्स टू r/l, तो ये क्या होता है 4/5, इससे l की वैल्यू क्या आएगी, l इधर भेजो, इसके इधर भेजो, इट इज 5r/4, ये मिल गया टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 5r/4। तो कोई पूछे इलोंगेशन कितना है, तो 5r/4 ये टोटल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ r के बराबर है, r सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बनेगा r/4। तो कैंडिडेट जीरो, mgs जीरो, स्प्रिंग एनर्जी हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है r/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड मान लो v के बराबर होगी, तो इसकी कैंडिडेट क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल mgh वाला वो भी अभी भी जीरो मिलेगा, क्यों? क्योंकि रिफरेंस लाइन तो यही है, अगर यही रिफरेंस लाइन है तो mgh जीरो मिलेगा, और स्प्रिंग एनर्जी हाफ k इंटू इलोंगेशन जीरो हो गया, इसलिए जीरो हो गया क्योंकि नेचुरल लेंथ r के बराबर है, और जब पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पाएगा तो ये भी लेंथ तो r ही है, तो इलोंगेशन जीरो। सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, फ्रिक्शनलेस रॉड है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, एक स्ट्रिंग ऐसे आती है, एक ब्लॉक 2m मास का। कह रहा है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड स्पीड ऑफ m व्हेन होल स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। कह रहा है इसकी स्पीड बताइए जब पूरी रस्सी वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो ये यहाँ पे आता है, तो ये थोड़ा सा और नीचे पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। मान लिया यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड यहाँ पे v2 मान लिया, तो लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये ऐसे भागा यहाँ पे, इसकी स्पीड v1 इधर, इसकी v2 इधर, लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी कैंडिडेट जीरो, रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो कैंडिडेट जीरो क्वेश्चन। जब ये अब पोटेंशियल से लिखेंगे, इसी को रिफरेंस मान लो, एक काम करो ना, पोटेंशियल का चेंज का हेल्प ले लेते हैं। इस पार्टिकल के लिए रिफरेंस मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, और इसके लिए रिफरेंस तुम यहाँ मान लो। लेकिन एक काम करते हैं, मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रिफरेंस मान लो। इस डिस्टेंस को अपने मन से h1 मान लो, तो इसकी कैंडिडेट जीरो, इसकी कैंडिडेट जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh जीरो आएगा, क्यों? रेफरेंस लाइन पे है।
और इस पार्टिकल की पोटेंशियल से 0 आएगी, 0 नहीं आएगी, H1 नीचे है ना, क्या लिखेंगे -2m g H1 इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पाएगा तो इसके काइनेटिक सिस्टम की एनर्जी में इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हाफ m इंटू v1 स्क्वायर, हाफ m इंटू v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू 2m, इसका मास 2m है ना, हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, जब ये यहाँ पे आया, अभी भी रिफरेंस लाइन वही है, तो पोटेंशियल 0 प्लस इसकी पोटेंशियल क्या लिखेंगे 2mg इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखना तो। अच्छा, इस क्वेश्चन में दूरी दिया नहीं है, इसको अलग से लिख लेना, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। लेट्स दिस इज स्मॉल, ये दूरी स्मॉल के बराबर है, ये मेंशन रहता है। तो ये दूरी हाइपोटेनस है ना, तो साइन 53 और एल अपान दिस, तो इसकी वैल्यू आएगी 5l/4 इस तरीके से। तो मुझे बताओ ये 5l/4 है और ये l है, तो ये रस्सी कितनी बड़ी है, इस रस्सी में जो एक्स्ट्रा है ये रस्सी इससे कितनी बड़ी है, इसमें से घटाएंगे बनेगा l/4। तो मुझे ये बताइए कि जब ये पार्टिकल यहाँ पाएगा तो ये पार्टिकल कितना दूरी नीचे आएगा, जितना यहाँ की रस्सी इससे ज़्यादा है, यहाँ की रस्सी जितना इससे ज़्यादा है उतना ये पार्टिकल नीचे आएगा ना, इसका मतलब l/4 डिस्टेंस और नीचे आएगा। तो क्या लिखेंगे बड़ी सर 2mg इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बट नीचे इसलिए माइनस, तो माइनस H1 प्लस l/4 और H1 ऐड कर दिया। अब एक चीज देखिए, ये 2mg H1 है ना, ये -2mg H1, इसे कैंसिल कर देगा, ये बनेगा 0 इज इक्वल टू, और m का टर्म, अच्छा m का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना आएगा 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से क्या बनेगा ये 2gl/4, तो बनेगा gl/2, ये बनेगा। तो यहाँ से 2 का टर्म भी हट जाएगा, तो इससे इक्वेशन क्या बना, इससे जो इक्वेशन बना दिस वन इज v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू gl, इक्वेशन नंबर 1। अब इस v1 v2 में कांस्टेंट रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, कांस्टेंट रिलेशन। वो देखो कैसे आता है, मान लो किसी टाइम पे एंगल थीटा है और इस स्पीड कॉम्प्लीमेंट से v1, यही v1 बाद में थीटा से चेंज कर लेंगे, मान लो v1, इसको v2 मान लो, तो इस लेंथ को x1 मान लो, इस लेंथ को x1 और इस लेंथ को x2 मान लो, इस लेंथ को x2 मान लो, तो x1 प्लस x2 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दूरी x1 है ये दूरी x2 है, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, x1 नीचे क्या लिखेंगे, x1 के नीचे ये तो पुली भाग नहीं रहा है, और इस पार्टिकल इधर जा रहा है v1 से, तो कंपोनेंट इधर आएगा कितना -v1 cos थीटा, और इसमें ये v2 से नीचे भाग रहे हैं तो प्लस v2, और ये पूरी भाग नहीं रहा, इक्वल टू 0। यहाँ से v2 बराबर क्या आ गया v1 cos थीटा, हमेशा होल्ड करेगा। तो तुम मुझे बताओ जब ये यहाँ पे आएगा तो यही थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा 90, रस्सी के साथ इस पार्टिकल की वेलोसिटी के एंगल, रस्सी के साथ वेलोसिटी के एंगल, दिस इज 90। तो थीटा अगर 90 प्लेस करेंगे, थीटा की जगह पे 90 प्लेस करेंगे वर्टिकल पोजीशन पे, तो v2 कितना आएगा 90 प्लेस करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो v2 अगर मैं इसे प्लेस कर दूँ 0 तो v1 क्या आएगा √gl, तो v1 बिकम्स √gl, तो इसकी वेलोसिटी √gl हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो स्मॉल m की वेलोसिटी उन्होंने पूछा था, स्मॉल m की, तो आंसर इज √gl। v2 की वैल्यू 0 प्लेस कर दीजिए, v1 क्या आएगा √gl। ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे।